सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया में आप सबका इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगजीन। न्यूज़ मैगजीन के आगाज़ में आइए सुनते हैं हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज अहम मौज़ूआतें हैं। सैटेलाइट की इमेजरी के मुताबिक चीन तिब्बत में नया फौजी लॉजिस्टिक मरकज़ बनाने में मसरूफ़। अमेरिका ने ताइवानी हुक्काम से रवाबित रखने पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। पाक मंदिर हमला, बरतानवी हिंदू बोरिस जॉनसन की मुदाखलत के ख्वाहां। अमेरिका का हौसी अस्करियत पसंदों को दहशतगर्द ग्रुप करार देने पर गौर। और नेपाल काठमांडू में बादशाहत के हामी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प। सैटेलाइट की नई इमेजरी के मुताबिक चीन तिब्बत के जिगेट्स में एक अहम फौजी रसद का मरकज बनाने पर काम कर रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि ये इक़दाम बीजिंग की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के साथ साथ ऑपरेशंस के लिए राबते और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की कोशिशों के मुताबिक है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक ट्विटर पर डेट्रेस्फा नाम इस्तेमाल करने वाले ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तज्जियाकार ने पीर के रोज शेयर की गई इस तस्वीर में ज़िगात से हवाई अड्डे के जुनूब में बुनियादी ढांचे के ऐप ग्रेड को दिखाया है, जो इस सहूलियत को रेल टर्मिनल से मरबूत करता है। तस्वीर से पता चलता है कि बुनियादी ढांचा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लॉजिस्टिक मरकज का हिस्सा होगा। मंजरकशी के जरिए जेर तामीर ढांचों में एक सतह से हवा तक मार करने वाली मिसाइल साइट, एक मुश्तबे फौजी इमदाद की इमारत, एक नया रेलवे टर्मिनल और नई रेलवे लाइन और ईंधन का एक मुमकिन जखीरा शामिल है। इसी दौरान बेल्जियम में मुकीम सिक्योरिटी के तज्जियाकार सिमटेक ने बताया कि तिब्बत के खुद मुख्तार खत्ते में चीन के लॉजिस्टिक की सहूलियात और राबते को बड़े पैमाने पर अपग्रेड करने के सैटेलाइट इमेजरी की शक्ल में बहुत से सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मसनूई सैयारे की तस्वीरी तजवीज़ ये भी थी कि अक्साई चीन से अरुणाचल प्रदेश तक LAC के तमाम इलाकों में फौजी कार्रवाइयों की मदद के लिए बुनियादी ढांचे को अपग्रेड या तामीर किया जा रहा है। ज़ेग्स्टी में वाक़े रेलवे स्टेशन खित्ते का सबसे बड़ा स्टेशन है और फौज और फौजी हार्डवेयर की नकलो हरकत में अहम किरदार अदा करता है। चीन का मंसूबा ये भी है कि ज़ेग्स्टी से नेपाल की सरहद तक इस लाइन को बढ़ाया जाए। अमरीकी महकमे खारिजा ने ताइवान के साथ गैर सरकारी ताल्लुकात के तहत दोनों मुल्कों के हुकाम के माबैन रवाबित पर आयद खुद साख्ता पाबंदी खत्म कर दी है। माहिरीन कहते हैं कि अमरीका की तरफ से किया गया यह इकदाम ताइवान में सराहा जाएगा, लेकिन चीन इससे नाराज होगा। एक बयान में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अमरीका ने गुज़िश्ता कई अशरों से अपने सिफारतकारों और हुक्काम पर ताइवान के हुकाम से रवाबित के मामले पर पाबंदियां आयद कर रखी थीं, जिन्हें अब खत्म किया जा रहा है। VOA के मुताबिक उन्होंने कहा कि ताइवान अमेरिका का काबिल एतमाद पार्टनर है, लिहाजा अब अमरीकी हुकूमती इदारों के ताइवान के हुकाम और इदारों के साथ ताल्लुकात पर आयद पाबंदी को ख़त्म समझा जाए। इससे कबल अमरीका के आला हुकाम की ताइवान जाने पर ममानियत थी, क्योंकि ऐसा करने से चीन की नाराजगी मोल लेने का खतरा रहता था। इन पाबंदियों के बायस ताइवान के सदर, नायब सदर, वज़राए बराए अमूर खारिजा व अमूर दिफा के वाशिंगटन आने पर ममानियत थी। ख्याल रहे कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और चीनी क़यादत मुख्तलिफ मौक़े पर ये वाज़ह कर चुकी है कि वो इसे चीन में जम करने के लिए ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेगी। ताइवान के मामले पर चीन और अमेरिका के दरमियान तनाव रहता है। ताइवान से रवाबित रखने पर चीन अमेरिका से नाला रहता है। अमेरिका में ताइवान के इक़्तिसादी और सकाफती दफ्तर ने एक बयान में कहा कि अमेरिका का ये इक़दाम दो तरफा ताल्लुकात की वुसअत को जाहिर करता है। अमेरिकी महकमे दिफा के आला ओहदेदार ड्रियो थॉम्सन कहते हैं कि रवाबित पर पाबंदियां अमेरिका और ताइवान दोनों के लिए बेसूद थी और अमेरिका का ताइवान के साथ करीबी ताउन वाशिंगटन के हक में होगा। रोजनामा हिंदू ने एक खबर शाया की है कि बरतानवी हिंदू तंजीमों ने बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को एक मुश्तरका खत तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने गुज़श्ता माह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक मंदिर को हाल ही में नजर आतिश करने के वाक़े को उजागर करते हुए पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जारी जबरदस्त जुल्म सितम पर पाकिस्तान से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। बरतानिया के हिंदू फोरम के सदर तिरुपति पटेल
हिंदू स्वयं सेवक संघ के सदर धीरज शाह, हिंदू काउंसिल यूके के जनरल सेक्रेटरी रजनीश कश्यप, नेशनल काउंसिल हिंदू टेम्पल्स यूके के सदर अरुण ठाकुर और विश्व हिंदू परिषद के सदर त्रिभुवन जोतंगिया के जरिए दस्तखत शुदा इस खत को हफ्ते के रोज लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के लिए जारी किया गया। खत में कहा गया है कि बरतानिया में हिंदुओं के इदारों के नुमाइंदे ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जारी मजालिम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। हाल ही में पाकिस्तान में हिंदुओं जैसी अक़लियतों की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हुई है। उन्होंने वजीर आजम से मुतालबा किया कि वो इस मसले की हुकूमती तहकीकात करें। खत में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के इज्तिमाई कत्ल, नस्ल कुशी और जुल्म सितम को रोकना होगा। खत में गुज़श्ता साल 30 दिसंबर को एक वाक़े की तफसील दी गई है जब पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में उलमा की सरबराही में हजारों जुनूनियों पर मुश्तमिल हुजूम ने एक हिंदू मंदिर को जलाकर खाक कर दिया था। इत्तलात के मुताबिक कर्क जिले के टेरी गांव में हजारों अफराद ने हिंदू मंदिर को आग लगाने से पहले उस पर हमला किया था। हिंदू बिरादरी के मेंबरों ने अपनी दहाइयों पुरानी इमारत की तज़ीन और आराइश के लिए मुकामी हुक्काम से इजाजत हासिल की थी, जिसके बाद इस मंदिर पर हमला किया गया था। हमलावर हुजूम ने मंदिर की पुरानी इमारत से मुंसलिक नौ तामीर शुदा काम को मुनहदिम कर दिया था। खत में मजीद कहा गया है कि बरतानिया की बड़ी अक्सरियत और बैनुल अक़वामी खबर रिसा इदारे मजहबी जुनून के इस नफरत अंगेज जुर्म को उजागर करने में नाकाम रहे हैं। ये इक़दाम पाकिस्तान में आला सतही शख्सियात के जरिए जाहिर करदा मुतनाज़े जज्बात की भी अक्कासी करता है, जिसमें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर की तामीर की मुखालफत भी शामिल है, जिसका नतीजा हिंदुओं के खिलाफ जुनून की शक्ल में सामने आया है। ये नफरत सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन बिरादरी भी इसी जुल्म सितम का शिकार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो का कहना है कि वो यमन के हौसी बागियों को दहशतगर्द तंजीम करार देने का इरादा रखते हैं। VOA रकम तराज है कि तवक्को की जा रही है कि यमन के हौसी अस्करी ग्रुप को 19 जनवरी से दहशत पसंद तंजीम करार दे दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा पोम्पियो ने इतवार की शाम एक बयान में कहा कि इस इक़दाम के जरिए ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों और इनके 3 सरकर्दा लीडरों को सरहद पार हमलों के जरिए शहरियों, बुनियादी ढांचे और तिजारती जहाजरानी को निशाना बनाने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पोम्पियो का कहना था कि इस इक़दाम का मकसद यमन में जारी तनाज़े को ख़त्म करने की कोशिशों की हिमायत करना है, जो 2014 में हौसियों की तरफ से यमन के दारुल हुकूमत सना पर कब्जे से शुरू हुआ था। इसमें बादज़ा शिद्दत उस वक्त आई जब 2015 में सऊदी अरब की सरबराही में दारुल हुकूमत से बागियों को बाहर निकालने और यमन में बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की बहाली की कोशिशों का आगाज़ हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी भलाई के दफ्तर की तरफ से दिसंबर में जारी होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यमन में 2,33,000 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 1,31,000 अमवात खुराक और सेहत की खिदमात के फुकदान जैसी बिलवास्ता वजूहात की बिना पर हुई। इंसानी भलाई की बैनुल-अक़वामी तंजीमों का कहना है कि अमेरिका की तरफ से हौसियों को दहशतगर्द तंजीम करार देने के इक़दाम से यमन के शहरियों को इमदाद की फराहमी की कोशिशें मुतासर होंगी। वज़ीर ख़ारिजा पोम्पियो का कहना है कि अमेरिका को इस बात का एहसास है कि पाबंदियों से इंसानी भलाई की कोशिशें मुतासर होंगी, ताहम अमेरिका ऐसे इक़दाम कर रहा है जिनसे इंसानी भलाई की कोशिशें कम से कम मुतासर हों। पोम्पियो ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो हौसियों के लिए असलहा स्मगलिंग करना बंद करे। उन्होंने हौसियों से भी कहा है कि वो ईरान की इनकलाबी गार्ड कोर के एहलकारों से अपने राबिते ख़त्म कर दें। अखबार अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में पीर को फसाद कंट्रोल करने वाली पुलिस और सैकड़ों मुजाहिरीन के माबैन झड़पें देखने में आई, जो 2 साल कबल मुसल्ले माओ नवाज बगावत के 10 साल के खात्मे के बाद 2008 में खत्म होने वाली बादशाहत की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दारुल हुकूमत में वजीर आजम के दफ्तर जाने वाली मरकजी सड़क को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया गया, जिसके जवाब में मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। अलबत्ता किसी के शदीद जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। ये मुजाहरा मुख्तलिफ गिरोहों के जरिए वजीर आजम ओली की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में ताज़ा तरीन था, जिसमें उनकी हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की एक जमात भी शामिल है।
इसी दौरान मुजाहिरीन ने पीर को हुकूमत पर बदउनवानी और पुरअमन जलसों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। मुजाहिरीन ने मुल्क का झंडा लहराते हुए नारे लगाए कि बादशाह को वापस इख्तिदार संभाल लेना चाहिए और अपने मुल्क को बचाना चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था कि बादशाहत वापस आए और जमहूरियत को खत्म कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि 2006 में सड़कों पर होने वाले एहतजाज ने उस वक्त के बादशाह ज्ञानेंद्र को अपनी आमिराना हुक्मरानी तर्क करने और जमहूरियत मुतारिफ कराने पर मजबूर कर दिया था। 2 साल बाद एक नौमुंतखब पार्लियामेंट ने बादशाहत के खात्मे के लिए वोट दिया और नेपाल को जमहूरिया करार दिया, जिसमें सदर को सरबराह की हैसियत हासिल थी। तब से ज्ञानेंद्र नेपाल में एक निजी शहरी की हैसियत से रह रहे हैं, जिनके पास कोई ताकत या सरकारी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उन्हें अब भी कुछ लोगों की हिमायत हासिल है, अलबत्ता उनका इक़्तिदार में वापस आने का बहुत कम इम्कान है। मुजाहिरीन बादशाह पृथ्वी नारायण शाह मरहूम की यौम पैदाइश मना रहे थे, जिन्होंने सदियों कब्ल नेपाल की मुमलिकत कायम की थी। मुजाहिरीन ने नेपाल को एक बार फिर हिंदू रियासत करार देने का भी मुतालबा किया। 2006 में माओ नवाजों के मरकजी धारे की सियासत में शामिल होने के बाद उबूरी आइन के जरिए हिमालयाई रियासत को 2007 में सेक्युलर रियासत का दर्जा दिया गया था और 2015 में नए आइन के जरिए इसकी सेक्युलर हैसियत की तौसीक कर दी गई थी। अभी आप सुन रहे थे हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश है आज की बात। अफगानिस्तान के साथ तारीखी और सकाफती ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद रखने वाले हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में किसी भी तरह की गैर ज़रूरी मुदाखलत के बगैर अफगान क़यादत, अफगान मिल्कियत और अफगान उमंगों की अक्कासी करने वाले माहौल में क़याम अमन और मुफाहमत के लिए की जाने वाली कोशिशों की हमेशा हिमायत की है और आज भी वो अफगानिस्तान में मिलकर काम करने के तमाम सियासी इम्कानात को बरोएकार लाने के हक में है। हिंद अफगानिस्तान दोस्ताना हमसायगी का यही वो पैमाना है जिसने सन 2014 में हिंदुस्तान के नव मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में शरीक अफगान सदर हामिद करज़ई ने उसी दौरान अफगान सूबे हेरात में हिंदुस्तान के सफारतखाने पर हमले पर उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मौजूदगी में दो टोक कह दिया था कि उनकी हुकूमत को यकीन है कि पाकिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर-ए-तैयबा ने हेरात में हिंदुस्तानी सफारतखाने पर हमला किया है। ब्रसबिल तज़किरा इस वाक़ये के पस मंज़र में अफगानिस्तान के रुख पर हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी जिस जज्बे की तर्जुमानी करती है उससे बजा तौर पर बेहतर हमसायगी के हक में ये ख्वाहिश की जा सकती है कि बैरूनी मुदाखलतों से होने वाली दहशतगर्दी की लानत से पाक अफगानिस्तान एक पुरअमन और मुस्तहकम मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़े। यही वजह है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान के सियासी मैदान में मौजूद तमाम हलकों से उम्मीद करता है कि वो मिलकर काम करें ताकि वहाँ की जिंदगी में अक़लियत समेत सबकी तमन्नाओं की अक्कासी हो सके। अफगानिस्तान में अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग देने में हिंदुस्तान के किरदार की दुनिया मुतारिफ है। अमेरिका जिसने वहाँ दहशतगर्दी की रास्त सरकारी सरपरस्ती के संगीन नताइज पर काबू पाने के लिए फौजी कार्रवाई तक से गुरेज नहीं किया, वो भी अफगानिस्तान में कौमी इत्तेहाद की हुकूमत और मुल्क के जमहूरी इदारों की तामीर में मदद करने के सिलसिले में हिंदुस्तान के आज़म और हौसले के दाद दे चुका है। रुखसत पजीर अमरीकी सफ़ीर बराए हिंद मिस्टर केनेथ आई जस्टर ने अफगानिस्तान की तामीर नव और मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान की कोशिश का एतराफ़ करते हुए कहा था कि ये न सिर्फ इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम को आगे बढ़ाएगी बल्कि दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को ख़त्म करने में भी मददगार होगी। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगान मुफाहमत ज़ल्मे खलीलजाद ने भी जो पिछले साल हिंदुस्तान के दौरे पर थे ये वाज़ह करने में किसी झिझक से काम नहीं लिया कि अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सरगर्म किरदार अदा करे। ये दस्तावेजी शहादतें और दहाइयों पर मुहित हिंद अफगान ताल्लुकात के आईने में हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश किसी के लिए अजनबी नहीं कि अफगानिस्तान एक बार फिर अपनी दाखिली कोशिशों से उस जिंदगी की तरफ लौट जाए जिसमें अक़लियत समेत सबकी तमन्नाओं की अक्कासी हो सके। अमेरिका पर 9/11 हमलों के ठीक 19 साल बाद पिछले साल 12 सितंबर को दोहा कतर में तालिबान और अफगान हाई काउंसिल बराए कौमी मुफाहमत के माबैन अफगान मुज़ाकरात का आगाज हुआ।
جس میں ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی ہندوستان کے اسی موقف کا اعادہ کیا کہ ڈرون افغانستان سیاسی میدان میں موجود تمام حلقے مل کر کام کرے۔ اس کے بعد افغانستان کے کئی اہم سیاستدانوں نے ہندوستان کا دورہ کیا، جن میں افغانستان کے سابق نائب صدر مارشل عبدالرشید دوستم، قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ اور جنرل عطا محمد نور شامل ہیں۔ اس دورے میں اعلیٰ ہندوستانی عہدیداروں اور سیاستدانوں کے ساتھ، جن میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر مسٹر اجیت ڈووال، سیکریٹری خارجہ ایچ وی شرنگلا اور دوسرے شامل تھے۔ کئی اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوئی۔ تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو ہند افغان تعلقات کی سطح اس نظریے سے کہیں بلند ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کا باقی ماندہ وجود قائم ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ پاکستان نے ہند افغانستان مضبوط رشتے کی کاٹ کرنے کے لیے افغانستان کو ہمیشہ اپنی نسلی اور لسانی شناخت کا جھانسا دینے کی کوشش کی ہے، جس میں اسے کبھی کامیابی نہیں ملی۔ پاکستان کو ہند افغانستان علاقائی مفاہمت اور ترقی پسند ہمسائیگی سے اس لیے بھی خوف آتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان آج بھی افغانستان میں سب سے بڑا علاقائی ڈونر ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ عطیہ دیتا ہے۔ افغانستان میں ایک سے زیادہ ترقیاتی کام ہندوستان کی مدد سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ ملک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے سے متعلق کئی بڑے پروجیکٹ بشمول پارلیمانی عمارت سازی، ڈیم اور سڑکوں کی تعمیر کے کام مکمل ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی فوج کو بھی ہندوستان تربیت دیتا ہے۔ موجودہ افغان کرکٹ ٹیم کی بساط بچھانے میں بھی ہندوستان کا اہم رول رہا۔ وسطی ایشیا تک ہندوستان کی رسائی کا راستہ افغانستان سے ہی ہو کر گزرتا ہے، جس میں پاکستان آج بھی رکاوٹ بنا ہوا ہے اور جس کا ادراک افغانستان کو بھی ہے۔ خطے میں ہندوستان کے پرانے دوستوں کو امید ہے کہ ہندوستان افغانستان کو کسی بھی ممکنہ آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑے گا، خواہ طالبان کے خلاف متحدہ مزاحمت کی نوبت کیوں نہ آئے۔ افغانستان میں حالات چونکہ سردست غیر مستحکم ہیں، اس لیے وہاں ایک اور خانہ جنگی کے اندیشے کو دو ٹوک طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے آپ سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ حسین اختر سے خبریں سنیے۔ سپریم کورٹ نے 3 زرعی قوانین کے نفاذ پر روک لگا دی ہے۔ اس معاملے پر تعطل دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسری قومی یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول کی اختتامیہ تقریب سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی ملک کی تعمیر کی سمت میں ایک قدم کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں نوجوانوں کے یقین اور سمجھ بوجھ کو ترجیح دی گئی ہے۔ سرکار نے کووڈ-19 کے ٹیکے ملک کے مختلف شہروں میں پہنچانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 96.49% ہو گئی ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج نرونے نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کی تیاری کے لیے ایک وسیع خاکہ تیار ہے تاکہ فوج مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹ سکے۔ خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے 3 زرعی قوانین کی عمل آوری پر روک لگا دی ہے۔ اس نے ماہرین کی کمیٹی بھی قائم کی ہے جو مرکز اور کسان یونینوں کے درمیان بات چیت کے لیے سہولت پیدا کرے گی تاکہ تعطل کو دور کیا جا سکے۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کی سربراہی میں بینچ نے کہا کہ جو کسان واقعی میں مسئلے کے حل میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ بینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس وی راما سبرامنین بھی شامل ہیں۔ بینچ کئی درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی جو پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کیے گئے 3 زرعی قوانین کے آئینی جواز اور احتجاج کرنے والے کسانوں کو منتشر کرنے کے سلسلے میں دائر کی گئی تھی۔ بینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم قوانین کے جواز اور احتجاج سے متاثرہ شہریوں کی زندگی اور املاک کے تحفظ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ملک آج نوجوانوں کے آئیکن سوامی وویکانند کا یوم پیدائش منا رہا ہے۔ بھارت کے عظیم ترین روحانی پیشواؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سوامی وویکانند دنیا کو ویدانت اور یوگ کے ہندوستانی فلسفے سے متعارف کرایا ہے۔ 1893 میں شکاگو میں مذہبوں کی عالمی پارلیمنٹ میں اپنی مشہور تقریر کے بعد
वो मगरबी दुनिया में मकबूल हो गए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की बुनियाद डाली थी। स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश मुल्क में नौजवानों के कौमी दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने उनके यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वो पूरी इंसानियत, खास तौर पर नौजवानों के लिए फैज़ान का बाइस हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत के रूहानी वर्से में एक नई जान डाली और उसे आलमी सतह पर मरकज़ी हैसियत दिलाई। सदर जमहूरिया ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की तालीमात सभी को फैज़ान बख्शती रहेंगी। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वामी जी गैर मामूली दानिशवराना लियाकत और काबिलियत रखते थे। वो एक गैर मामूली मुकर्रिर और सच्चे कौम परस्त थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का सभी से भाईचारे और मेल जोल का पैगाम पुरअमन बकाए बाहम को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने अपनी नज़रियात और फेल से भारत की अक़दार और सकाफ़त को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। उन्हें भारत के नौजवानों में गैर मुतज़लज़ल यकीन था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने भारत के इल्म, सकाफ़त और फ़लसफ़े को दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में बेहतर अफराद बनाने पर तवज्जो दी गई है और बेहतर अफराद से बेहतर मुल्क बनेगा। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी में हमारे नौजवानों की समझबूझ, उनके फैसलों और यकीन को तरजीह दी गई है। जनाब मोदी ने ये बात आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौजवानों की दूसरी कौमी पार्लियामेंट फेस्टिवल के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी कौमी तामीर की समत में एक कदम है और सरकार एक ऐसा माहौलियाती निज़ाम बनाने के लिए काम कर रही है जिसमें नौजवानों को बेहतर मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की तालीमात से मुतासिर होकर सरकार ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी नौजवानों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रखने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने कहा था कि निडर, बहादुर, साफ दिल, जुर्रतमंदाना और पुरुमीद नौजवान बुनियाद है जिस पर एक कौम का मुस्तकबिल तामीर किया जाता है। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि शहरी हवाबाजी के शोबे ने आज से एक और ज़बरदस्त काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि स्पाइस जेट और गो एयर पुणे से 2 परवाज़ों में टीके लेकर दिल्ली और चेन्नई रवाना हुई हैं। उन्होंने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। जनाब पुरी ने यह भी बताया कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो पुणे से 9 परवाज़ों में 56,50,000 खुराकें लेकर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ रवाना हो रही हैं। मुल्क में कोविड से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 96.49% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड के 18,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस तरह अब तक सेहतयाबी होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 1 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि दुनिया के मुकाबले भारत में सेहतयाबी की शरह सबसे ज़्यादा है। सरदस्त मुल्क में ज़ेरे इलाज मरीजों की कुल तादाद तकरीबन 2,16,000 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड के 12,584 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे मुल्क में मुतासरा केसों की कुल तादाद 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि सरदस्त भारत में शरह अमवात 1.44% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरहों में से एक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड की वबा से 167 अमवात हुई। इस तरह मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 1,51,327 हो गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के मुताबिक मुल्क में अब तक 18 करोड़ 26 लाख नमूनों की जाँच की जा चुकी है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। फौज के सरबराह जनरल मनोज नरवणे ने कहा है कि तमाम नई टेक्नोलॉजियों को मिलाकर टेक्नोलॉजी पर मबनी फौज तैयार करने की गरज से एक वसी रोड मैप तैयार किया गया है ताकि मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दी को हवा दे रहा है और उसे एक सरकारी पॉलिसी के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि भारत की पॉलिसी सरहद के उस पार की दहशतगर्दी कतई बर्दाश्त न करने वाली है।
اور وہ وجہ طور پر جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ جو سرحد کے اس پار بھیجا گیا ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جنرل نرونے نے کہا کہ پاکستان اور چین نے مل کر ایک زبردست خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ بھارت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور کارروائیاں کرنے کی تیاریاں بہت اونچے درجے کی ہیں۔ فوجی سربراہ نے کہا کہ گزشتہ سال پوری طرح سے چیلنج بھرا رہا اور اصل چیلنج کووڈ-19 اور شمالی سرحدوں کی صورتحال سے متعلق تھا۔ جنرل نرونے نے مزید کہا کہ بھارت نے تمام شمالی سرحدوں پر پوری طرح سے چوکسی اور تیاری برقرار رکھی ہوئی ہے، تاہم انہوں نے ایک پرامن حل کے تئیں امید ظاہر کی۔ مرکزی سرکار نے کہا کہ کیرالہ، راجستھان، ہماچل پردیش، ہریانہ اور اتر پردیش جیسی 10 ریاستوں سے ایوین انفلوئنزا کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈیری اور مویشیوں کی پرورش کے محکمے کے وزیر گری راج سنگھ نے نئی دلی میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستوں کو 3 بار لکھے جانے کے باوجود انہوں نے اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات نہیں کیے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں 270 کلومیٹر طویل جموں سری نگر قومی شاہراہ NH-44 پر ٹریفک اتوار کی شام سے اس وقت سے معطل ہے جب سے تقریباً 150 کلومیٹر لمبی ایک سڑک پٹی رام بن میں کیرا موڑ پر ایک پل کے سامنے دھس گئی تھی۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی کہ یہ قومی شاہراہ جو کشمیر وادی کو ملک کے باقی حصے کو جوڑتی ہے اگلے کچھ دن تک بند رہے گی۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ سپریم کورٹ نے 3 زرعی قوانین کے نفاذ پر روک لگا دی ہے۔ اس معاملے پر تعطل دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسری قومی یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی ملک کی تعمیر کی سمت میں ایک قدم کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں نوجوانوں کے یقین اور سوجھ سمجھ بوجھ کو ترجیح دی گئی ہے۔ سرکار نے کووڈ-19 کے ٹیکے ملک کے مختلف شہروں میں پہنچانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ کووڈ-19 سے شفایاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 96.49% ہو گئی ہے، اور فوج کے سربراہ جنرل منوج نرونے نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی کی تیاری کے لیے ایک وسیع خاکہ تیار ہے تاکہ فوج مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹ سکے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔